हेलो गाइज, वेलकम टू जीएस वर्ल्ड। मैं शंभू यादव। दोस्तों, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं इंडियन पॉलिटी। और उस इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रस्तावना, प्रियम्बल। इससे पहले हम लोग संविधान से संबंधित या संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को पढ़ चुके हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण है भारत का जो संविधान का प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के बारे में हम लोग जानते हैं यह प्रस्तावना क्या होता है। देखिए, इस प्रस्तावना पहले परिचय क्या है, प्रस्तावना किसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखा है, उद्देशिका, इंग्लिश में क्या लिखा, प्रियम्बल। इसको उद्देशिका जो है, उद्देशिका शब्द, यह संविधान का जो प्रस्तावना है वह हिंदी संस्करण है। उस हिंदी संस्करण में उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया हुआ है। और जो इंग्लिश वाला है, इंग्लिश, उसमें क्या किया गया हुआ है, प्रियम्बल लिखा हुआ है। तो इसको हिंदी में उद्देशिका लिखा हुआ है और इंग्लिश में प्रियम्बल लिखा हुआ है। और इसका जो प्रचलित नाम है वह क्या है, प्रस्तावना है। यानी कि इसका प्रचलित नाम क्या लिख सकते हैं, इसका प्रचलित नाम। इसका प्रचलित नाम क्या है, तो इसका प्रचलित नाम है आपका प्रस्तावना। इसे हम प्रस्तावना के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, प्रस्तावना क्या होता है। तो प्रस्तावना एक भूमिका या काम करता है, संविधान का भूमिका। जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक होता है, तो उस पुस्तक के अंदर कौन कौन सी बात लिखा हुआ है वह पुस्तक के भूमिका में लिखा होता है। या आप लोग मैथ पढ़े होइएगा तो क्या होता है, मैथ में पहले अध्याय का नाम लिखा होता है। यानी कि इस बुक में क्या क्या पढ़ने वाला है। मैथ के बुक में मान लीजिए अंदर में त्रिकोणमिति पढ़ना है, क्षेत्रमिति पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, मेंसुरेशन, सांख्यिकी, मतलब जो भी अंदर में पढ़ना होता है वह सब उसके सेकेंड या फर्स्ट पेज में लिखा होता है। तो वही बात हमारा संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है वह सभी का सभी बात कहाँ लिखा हुआ है, आपका प्रस्तावना में लिखा हुआ है। यानी कि अगर इसको हम और समझे प्रस्तावना क्या होता है, तो जैसे कि अगर आपके बारे में हमें जानना है, अगर आपके बारे में हमें जानना है तो आपका आधार कार्ड देकर हम बता सकते हैं से आपका नाम क्या है, आपके फादर्स नेम का है क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका घर कहाँ है। इस मतलब आपके बारे में आपसे बिना पूछे हुए आपको हम आधार कार्ड देकर बता सकते हैं। वैसे कॉलेज में पहचान पत्र होता, कॉलेज में आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो उससे क्या होता है, आइडेंटिटी कार्ड से, यानी कि कॉलेज में विद्यार्थी को आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। इससे क्या होगा, यानी कि वह आइडेंटिटी कार्ड देखकर उस बच्चे के बारे में बता सकते हैं, उस बच्चे का नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, वह किस क्लास में पढ़ते हैं, उसका कितना रोल नंबर है, वह सभी बात, उसका आचरण कैसा है, वह भी आइडेंटिटी कार्ड में लिखा होता है। यानी कि आपके बारे में सारी बात, लगभग बात, आपके मोटा मोटी बात आपको आइडेंटिटी कार्ड देकर हम बता सकते हैं। तो वही बात है, अगर मान लीजिए कोई विदेशी भारत देश में आता है, या मान लीजिए अमेरिका देश के बारे में हमें पढ़ना है, जानना है, तो अमेरिका का सभी संविधान को पढ़ने में बहुत समय लगेगा। तो अमेरिका का संविधान कैसा है, अमेरिका का संविधान कैसा और अमेरिका का संविधान कैसा व्यवहार करता है, वह सभी बात उसके प्रस्तावना में लिखा होगा। यानी कि उस देश के संविधान न पढ़कर, उस देश के सिर्फ प्रस्तावना पढ़कर उस देश के बारे में हम बता सकते हैं वह देश कैसा है। वही बात भारत देश के बारे में अगर कोई व्यक्ति जानेंगे, विदेशी व्यक्ति, या अगर हम लोग देश का शासन नहीं जानते हैं, कैसे क्या देश में नहीं जानते हैं, तो देश कैसे चलता है, पूरा संविधान नहीं पढ़ के प्रस्तावना में हम संक्षिप्त में देख सकते हैं यह देश कैसा है, इस देश में कैसा शासन है, इस देश में कैसा व्यवस्था है, उसके बारे में मोटा मोटी हम जान सकते हैं। यानी कि जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड कॉलेज में हमको कॉलेज में आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है और हमारा एक आधार कार्ड मिलता है, वैसी प्रस्तावना जो है वह संविधान का एक आधार कार्ड है। प्रस्तावना संविधान का आइडेंटिटी कार्ड एक पहचान पत्र है। तो पहचान पत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग संविधान में एंट्री करने वाले हैं और संविधान का जो आधार कार्ड है, पहचान पत्र, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना। मैंने बताया उद्देशिका क्या है, तो हिंदी संस्करण में इसको उद्देशिका नाम का, उद्देशिका वर्ड का इस्तेमाल किया गया हुआ है। इंग्लिश में प्रियम्बल लिखा हुआ है और इसका फेमस नाम क्या है, प्रस्तावना। इसको प्रस्तावना का नाम सब लोग जानते हैं। यह प्रस्तावना क्या है, तो यह प्रस्तावना हमें चार बातें बताती है। प्रस्तावना को पढ़ने से हमें चार बात क्लियर होता है। सबसे पहला क्या है, क्या लिखा हुआ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता,
प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी संविधान को पढ़ने से हमें 4 बात क्लियर होता है। सबसे पहला बात, इसको पढ़ने से हो रहा है क्लियर से इसमें शक्ति का स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है वो मालूम चलता है। तो इसमें शक्ति का स्रोत क्या है तो मालूम चल रहा है, इससे भारत का जो लोग है वो भारत के लोग ही इसका शक्ति का स्रोत है। यानी कि भारतीय संविधान को शक्ति कहाँ से मिला हुआ है, तो भारतीय लोग से इसका शक्ति मिला हुआ है। तो शक्ति का स्रोत क्या है, भारतीय है। उसके बाद है कैसा शासन होगा, शासन का स्वरूप कैसा होगा वो दिया हुआ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये क्या बताता है, ये शासन का स्वरूप है, कैसा शासन होगा ये शासन का स्वरूप मिल रहा है। तो सबसे पहले प्रस्तावना में हमें पहली बात क्या मिलता है, से शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना हमें 4 बातें बताती है। पहला है से शक्ति का स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत यानी कि शक्ति कहाँ से मिलता है। फिर कह रहा है प्रस्तावना बताती है से शासन कैसे चल रहा है, भारत देश में शासन या सत्ता की पद्धति, शासन या सत्ता की क्या पद्धति है यह हमें प्रस्तावना बताती है, शासन या सत्ता की पद्धति। उसके बाद है इस संविधान का क्या लक्ष्य है, संविधान का क्या लक्ष्य है वो हमें मालूम चलता है। संविधान का लक्ष्य, ये जो भारतीय संविधान बना हुआ है उस संविधान का क्या लक्ष्य है यह हमें मालूम चलता है। उसके बाद यह प्रस्तावना कब अधिनियमित किया गया ये मालूम चलता है, इसका अधिनियमित का तिथि मालूम चलता है, तारीख, किस तारीख को अधिनियमित किया गया। 4 बात हमें मालूम चल रहा है, अधिनियमित की तिथि। अब हम इस चारों को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, हम भारत के लोग, यानी कि इस संविधान जो है उस संविधान को कौन बनाया है, तो हम भारत के लोग यानी भारतीय लोगों ने, हम भारत के लोगों ने संविधान को बनाया है। उसे लिखा क्या लिखा हुआ, हम भारत के लोग क्या करेंगे, तो भारत को, हम भारत के लोग भारत को। शक्ति देखिए क्या शक्ति कहाँ मिल रहा है इसका, तो शक्ति का स्रोत क्या है, तो शक्ति का स्रोत क्या है, भारत के लोग। इससे क्या हमें क्लियर रहा, शक्ति का स्रोत भारत के लोग है। तो हम भारत के लोग क्या करेंगे, तो भारत को, किसको, भारत को क्या बनाएंगे, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। यानी कि हम भारत के लोग मिलकर भारत को ऐसा बनाएंगे। अब देखिए इसमें शब्द आया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किसे कहते हैं, समाजवादी किसे कहते हैं, इसका अभी मैं को डिफाइन कर रहा हूं। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है संप्रभुत्व संपन्न। संप्रभु का मतलब होता है स्वयं का शासन, यानी कि देश में स्वयं का शासन होगा, उसे क्या कहेंगे, संप्रभु देश कहेंगे। भारत देश संप्रभु है। इसका मतलब हुआ कि भारत देश में कोई भी नीति या नियम बनेगा तो बिना किसी विदेशी या बिना किसी आंतरिक दबाव के देश का नियम बनेगा। यानी कि देश में जो नियम बनेगा, कानून बनेगा, वह जनता के चुना हुआ प्रतिनिधि जो है संसद भवन में बैठते हैं, वह प्रतिनिधि बिना किसी के दबाव में, बिना ब्रिटेन फ्रांस बिना किसी के दबाव में या देश के कोई भी संगठन हो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। वो बिना किसी के दबाव में देश में नियम बनाएंगे, उसी का नाम क्या पड़ा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी देश को कैसा बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि देश का कोई भी नियम बिना किसी विदेशी शक्ति या आंतरिक शक्ति के पूछे हुए बना सकते हैं। कौन बनाएंगे, संसद भवन, देश का चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के द्वारा। समाजवादी शब्द कहाँ से लिया गया हुआ है, तो समाजवादी शब्द रूस से लिया गया हुआ है। और यह समाजवादी शब्द पहले संविधान में नहीं हुआ करता था, इसको संविधान के प्रस्तावना में संशोधन करके तब जाके समाजवादी शब्द को इस प्रस्तावना में जोड़ा गया हुआ है। समाजवादी का मतलब क्या होता है, जैसे कि देश का जो अर्थव्यवस्था होता है उस अर्थव्यवस्था का तीन तरीके से होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए जिस देश में उत्पादन और अर्थव्यवस्थाओं पर, जो उत्पादन संसाधन और अर्थव्यवस्थाओं पर अगर सरकार का नियंत्रण होता है उसे समाजवादी देश कहते हैं।
और जिस देश में पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है, प्राइवेट का नियंत्रण होता है, निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है, उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी कहते हैं। लेकिन जिस देश में दोनों व्यवस्था होता है, सरकारी भी और प्राइवेट, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये समाजवादी का मतलब क्या हुआ? देश को कैसा बनाएंगे? तो हम भारत के लोग मिलकर देश को समाजवादी बनाएंगे, देश को समाजवादी बनाएंगे। और समाजवादी में सरकार कोई भी काम मुनाफा के लिए नहीं करती है, बल्कि समाज के लोक कल्याण के लिए करती है, जन कल्याण के करती है। ये समाजवादी में होता है। पूंजीवादी में क्या होता है? पूंजीवादी में पूंजीपति लोग सिर्फ लाभ कमाने के लिए करते हैं। जैसे आपके गांव में प्राइवेट स्कूल होगा और सरकारी स्कूल होगा, तो प्राइवेट स्कूल खुलता है मुनाफा कमाने के लिए, लेकिन सरकारी स्कूल लोगों के कल्याण के लिए, सबका बच्चा पढ़ेगा, लोग कल्याण होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों खुलता है? प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए खुलता है से लोग मतलब उसका संस्थापक अधिक से अधिक मुनाफा कमाएंगे। सरकारी क्या खुलता है? सरकारी इसलिए खुलता है से लोगों का कल्याण हो। तो समाजवादी में क्या होता है? लोगों का कल्याण होता है। और पूंजीवादी में क्या होता है? लोग अधिक से अधिक मुनाफा कमाते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा? भारत के लोगों ने भारत को हम समाजवादी बनाएंगे। फिर क्या है? पंथ निरपेक्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देश को पंथ निरपेक्ष बनाएंगे। इसका मतलब होता है से देश में किसी भी धर्म को ऊंचा और किसी भी धर्म को नीचा नहीं समझा जाएगा। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वह सभी धर्मों को बराबर यानी कि समान समझेगा। किसी भी धर्म को ऊंच नीच नहीं समझेंगे हम लोग। तो क्या बनाएंगे? देश को पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, यानी कि हम भारत के लोग मिलकर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, फिर समाजवादी बनाएंगे, फिर पंथ निरपेक्ष बनाएंगे। यह पंथ निरपेक्ष शब्द जो इसमें जुड़ा हुआ है, यह शुरुआत में नहीं था, बाद में संविधान का संशोधन करके तब पंथ निरपेक्ष शब्द को इसमें जोड़ा गया। फिर क्या कह रहा है? देश को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। सिर्फ लोकतंत्रात्मक मतलब सिर्फ देश में लोकतंत्र नहीं होगा, लोकतंत्र के साथ साथ देश में गणतंत्र भी होगा, और देश को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। देखिए, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य का मतलब क्या होता है? जिस देश में देश का शासन निर्वाचित होता है, देश में चुनाव होता है, देश में सभी लोगों को, सभी नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है एक उम्र सीमा के बाद, और सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है इसे चुनाव करा देना। लोकतंत्र किसे कहते हैं? इसका कई क्राइटेरिया है। सिर्फ चुनाव कराना ही लोकतंत्र नहीं होता है, चुनाव भी होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, इसमें किसी का दबाव, मतलब इसका कई क्राइटेरिया, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो देश में क्या होगा? लोकतंत्र होगा। और फिर क्या होगा? देश गणराज्य होगा। इसका मतलब होता है देश का जो हेड है, राष्ट्रपति है, वह राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होंगे बल्कि निर्वाचित होंगे। तो जिस देश के राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं निर्वाचित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? वह देश गणराज्य है। तो देश को लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य भी बनाएंगे, यानी कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत देश को बनाएंगे, ऐसा लोगों ने कहा। अब देखिए, तुलना करते हैं ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं है। लोकतंत्रात्मक है बट गणराज्य नहीं है ब्रिटेन में। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में तो लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ का जो राष्ट्रपति है, वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। वहाँ के राष्ट्रपति यानी कि राजा, वो क्या है? तो वो वंशानुगत होते, निर्वाचित नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पे गणतंत्र नहीं है। लेकिन भारत देश में क्या है? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। तो हमने 5 बात को समझा। 5 बात क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ब्रिटेन में क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं है, वहाँ क्राउन का शासन है। राष्ट्रपति कौन बनते? क्राउन, इसको ताज कहते हैं हम लोग। आगे है, बनाने के लिए क्या करेंगे? बनाने के लिए समस्त नागरिकों को। अब क्या है? तो ये शासन का पद्धति हम लोग समझ गए। संविधान का क्या लक्ष्य है? तो इसका 3 लक्ष्य है। कितना लक्ष्य है? 3 लक्ष्य है। क्या करेंगे? न्याय देंगे लोगों को, स्वतंत्रता देंगे लोगों को, और समता होगा। न्याय होगा, स्वतंत्रता होगा और समता होगा। यानी भारतीय लोगों को, भारतीय संविधान का लक्ष्य है सिर्फ लोगों को साथ न्याय करेंगे, लोगों को स्वतंत्रता देंगे और लोगों को समता दिया जाएगा। और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हम देंगे लोगों को। कहा गया लोगों को 3 प्रकार के न्याय देंगे: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आपसे सवाल पूछता है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कई प्रकार के
कितने प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया हुआ है? ध्यान रखना, 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय के बारे में चर्चा किया गया हुआ है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। क्या है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, और 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। अब इसको हम लोग बहुत डीपली अभी समझने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है? सामाजिक, आर्थिक, इसका मतलब क्या हुआ है? सामाजिक न्याय मिलेगा। समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव, छुआछूत नहीं किया जाएगा, सामाजिक स्तर पर न्याय दिया जाएगा। कोई कितने भी धनी मनी हो, कितने भी गरीब हो, लेकिन सबको न्याय समान दिया जाएगा। समाज में किसी को ऊंच नीच नहीं समझा जाएगा। ये सामाजिक न्याय हुआ। फिर क्या है? आर्थिक न्याय। इसका मतलब होता है अर्थ, रुपया पैसा के आधार पर किसी को अन्याय, किसका अन्याय नहीं की जाएगी, सभी को न्याय दिया जाएगा। अर्थ मतलब रुपया पैसा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, सभी को बराबर न्याय दिया जाएगा। ये क्या है? आर्थिक न्याय है। फिर क्या है? राजनीतिक न्याय। इसका मतलब क्या होता है? देश के सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सा लेने देंगे। यानी कि राजनीति में हिस्सा लेने का मतलब क्या हुआ? चुनाव लड़ सकते हैं और मतदाता बन सकते हैं। यानी कि जो एक उम्र क्राइटेरिया के बाद जिस पर अब आपराधिक मामला वगैरह नहीं हो, वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं? देश में चुनाव लड़ सकते हैं, मतदाता बन सकते हैं। ये क्या हुआ? राजनीतिक न्याय हुआ। तो भारत देश के लोगों को राजनीतिक न्याय भी मिला हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने आगे चलते हैं तो स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के स्वतंत्रता दिया गया हुआ है। तो पहला क्या है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। इसका मतलब क्या हुआ? आप स्वतंत्र है, किसी भी विचार को अपने मन में ला सकते हैं, स्वतंत्र है। उस विचार को किसी को बता सकते, अभिव्यक्त कर सकते हैं, विचार ला सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप किसी को विचार को माने या ना माने, आप पे विश्वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो भी स्वतंत्र, आप भी स्वतंत्र है। अपनी विचार ला सकते हैं, विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, विचार माने या ना माने उसके लिए भी लोग क्या है? स्वतंत्र है। आपको अपनी धर्म की, आपको जो धर्म है उस धर्म को मानने के लिए आप क्या है? स्वतंत्र है। आप पे कोई दबाव नहीं डाला जाएगा से आप इसी धर्म को मानिए। आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है और किसी भी धर्म को मानकर उसकी उपासना करने के लिए आप स्वतंत्र है। तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार के स्वतंत्रता है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। मैंने क्या बोला? ट्रिक। कोई विचार दिल में ला सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, माने या ना माने, विश्वास कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी धर्म को मानकर उसकी उपासना, पूजा पाठ कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र है देश में। फिर क्या है? आपके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। प्रतिष्ठा और अवसर, इसे क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठा, स्टेटस, प्रतिष्ठा। यानी कि कोई ऊंच नीच नहीं है, सबको समान इज्जत दी जाएगी, समान प्रतिष्ठा दी जाएगी। किसी को कम, किसी को अधिक प्रतिष्ठा नहीं, सभी को बराबर प्रतिष्ठा दी जाएगी। उसके बाद क्या? अवसर, सभी को सरकारी नौकरियों में बराबर अवसर दी जाएगी। ऐसा नहीं से पूंजीपति लोग को अधिक अवसर और गरीब लोग कम अवसर, ऐसा नहीं है, सभी को बराबर अवसर दिया जाएगा। यह भी प्रस्तावना में हमारा कहा गया है। फिर क्या है? ये सब करने के लिए, यानी कि न्याय दिलाने के लिए, स्वतंत्रता और समता के लिए क्या करेंगे? तो इस सब को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की, सही व्यक्ति की अपनी अपनी गरिमा होती है। तो वही व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। क्या है? राष्ट्र की एकता। यानी देश में क्या लाना है? एकता लाना है। भारत देश विविधताओं का देश है। अलग अलग जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, रंग का भी लोग है, अलग लिंग का भी, लैंगिक विभेद भी है, अलग अलग क्षेत्र का लोग है। इतनी सारी विविधता, उस विविधता में हमें एकता कायम करना है। तो क्या करना है? राष्ट्र की एकता होनी चाहिए। फिर क्या करना है? अखंडता, यानी देश टूटे नहीं, अखंड रहे, खंड नहीं हुए, अखंड रहे। यानी कि विविधता के आधार पर, भाषा के आधार पर देश, किसी के आधार पर, धर्म के आधार पर देश टूटे नहीं, देश अखंड रहे। तो इस अखंडता का ही बात क्या है? इस संविधान में किया गया है। फिर क्या है? इस सबको सुनिश्चित करने वाली भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा, बंधुता। अगर इस देश में लोगों के बीच बंधुता नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा, तो क्या ये सब हो सकता है? कभी ये सब नहीं हो सकता है। तो क्या करना है? बंधुता भी बढ़ा, मतलब इस सब के लिए क्या करना है? हमें लोगों के बीच बंधुता यानी कि भाईचारा बढ़ाना है। फिर क्या है?
तो फिर है इस बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, देखिए यहाँ पे डेट। चौथी बात क्या है, अधिनियमित की तारीख, इस संविधान का अधिनियमित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा, अब देखिए समझाते हैं, जो क्या है 26 नवंबर, क्या लिखा हुआ है, 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो इसी दिन भारतीय संविधान को क्या किया गया, अपना लिया गया। तो जो हमारे देश में जो कैलेंडर चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके अनुसार कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जो यहाँ पे संवत है, संवत में, तो संवत में क्या है, 2006 है, क्या है ये 2006 है। यानी कि जो ग्रेगोरियन ये कैलेंडर है, जिसका तारीख हम लोग आज के डेट में देखते हैं, उससे ये कितना वर्ष आगे है, तो यह 57 वर्ष आगे। कितना वर्ष आगे, यह 57 वर्ष आगे है। तो इस संवत जो है, संवत, यह संवत इससे 57 वर्ष आगे है, 57 वर्ष आगे है। तो संवत से देखिए, संवत से है ना, संवत से इस 57 वर्ष कम है, संवत से 57 वर्ष कम है। तो इसका लिए क्या है, एक ट्रिक बन सकता है, संवत से कम रहे सदा 57। संवत से, जो संवत है, संवत से क्या वर्ष कम है, तो 57 वर्ष कम है। क्या है, तो इसमें संवत में 2006 था उस समय, और इसमें क्या था, ईसा में क्या था, 1949 था। घटाने पर कितना वर्ष आ रहा है, 57 वर्ष आ रहा है, यानी कि 57 वर्ष क्या था, कम था। तो संवत से कम रहे, संवत से कम रहे सदा 57, यानी कि इस 57 वर्ष क्या है, कम है, किससे, संवत से। ये आपका तिथि होगा, यानी किस तिथि को अधिनियमित किया गया। फिर इसमें क्या है, 3 बात लिखा हुआ है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। देखिए हमें इसको अच्छी तरह समझना है। पहले क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग क्या करेंगे, अंगीकृत करेंगे, अधिनियमित करेंगे और आत्मार्पित करेंगे। यानी हम भारत के लोग इस सभी बातों को क्या करेंगे, अंगीकृत करेंगे, अधिनियमित करेंगे और आत्मार्पित करेंगे। अंगीकृत का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। क्या करना, स्वीकार करना। यानी कि हम भारत के लोग इस सारी बातों को अंगीकृत यानी कि स्वीकार करेंगे। फिर क्या है, अधिनियमित करेंगे। क्या करेंगे, यानी कि अधिनियमित का मतलब हुआ से इस तिथि को क्या हुआ था, यह संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, आंशिक रूप से ही लागू हुआ था। और संविधान का मात्र 16 अनुच्छेद ही इस दिन लागू हुआ था। संविधान का 16 अनुच्छेद ही लागू हुआ था। आपको मैं पढ़ा चुका हूं, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, यह 16 अनुच्छेद इस दिन लागू हो चुका था। अधिनियमित करेंगे और क्या करेंगे, तो इस संविधान को आत्मार्पित करेंगे, यानी कि अपने ऊपर भी लागू करेंगे। हम भारत के लोग इस संविधान को अपने ऊपर भी क्या किए हैं, लागू किए हैं। कब से, 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किए हैं। लेकिन यह संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। आज का क्लास हम लोग का था उद्देश्य का प्रेमबल क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं इस प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया, बदलाव किया गया, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।